ओके, कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर जिसमें लास्ट में ब्लैकआउट हो गया था। हमें ओरिजिनल इक्वेशन जो दे रखी है टी स्पेस में वो ये है। तो इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मैं ले लूँ पूरी इक्वेशन का, इसका और इसका, तो आई गेट दीज इक्वेशंस। ओके, एफ डैश का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये, एफ और जी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ और जी। अब इन इक्वेशंस को सीधे आप इस फॉर्म में ट्रांसफर करके ले आइए। इन इक्वेशंस को आप एफ और जी में दो इक्वेशंस की तरह ट्रीट कीजिए। ओके, एस को आप नोन क्वांटिटी की तरह ट्रीट कीजिए। नोन क्वांटिटी का से मेरा सेंस ये है, आपके एफ और जी के सॉल्यूशन में एस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एफ और जी एस के फंक्शन के रूप में ही चाहिए। ओके, एस स्पेस में हमारे सॉल्यूशंस हैं दिस। तो इन इक्वेशंस को आपने मैंने इस तरह से लिखा, ये सेट ऑफ जिसे आप कहते हैं टू लीनियर इक्वेशंस हैं आपके पास से। इस तरह की इक्वेशन आप बहुत छोटी क्लासेस से सॉल्व करते हुए आए हैं। a1x प्लस a2y इक्वल टू c1, b1x प्लस b2y इक्वल टू a1 कॉन्स्टेंट, x का रोल f, ये एक अननोन है, प्लस 3 दूसरा अननोन बराबर c1 8, ऐसी सम अदर कॉन्स्टेंट सेम अननोन f f g g x x y y। तो इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करना जानते हैं। अब इसको सॉल्व करने की आप जो भी ट्रिक यूज़ करते हैं, ठीक है, आप उससे सॉल्व कीजिए। कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग मेथड इंप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी और 3 वेरिएबल होंगे तो हो सकता है 3 इक्वेशन भी मिले, पर जितनी भी इक्वेशन मिली आपने उन्हें किसी तरीके से सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल मैंने इस ट्रिक से सॉल्व किया। ओके, जहां आप डिटरमिनेंट्स का रेशियो लेते हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है, कोफिशिएंट्स की जो मैट्रिक्स है वो डिनोमिनेटर में रहेगी, और अगर मुझे एफ निकालना है, पहली अननोन क्वांटिटी निकालनी है, एफ और जी मतलब इसे मैं फर्स्ट अननोन कह रहा हूँ, इसे सेकंड अननोन कर रहा हूँ, अगर मुझे फर्स्ट अननोन क्वांटिटी निकालनी है तो ये जो राइट हैंड साइड के जो कोफिशिएंट्स हैं 8 3, इसको मैं फर्स्ट कॉलम की जगह रख देता हूँ। सेकंड कॉलम को सेम रहने दिया 3 और s-1 को, फर्स्ट कॉलम में इन एंट्रीज की जगह 8 3। तो ये जो डिटरमिनेंट बना, इसको अगर इस पूरे के डिटरमिनेंट से डिवाइड करें तो f निकल आएगा। और ऐसे ही g निकालने के लिए डिनोमिनेटर तो यही रहेगा इसका डिटरमिनेंट, लेकिन जी सेकंड पोजीशन पे है हमारी इक्वेशंस को जिस तरह से हमने लिखा है मैट्रिक्स फॉर्म में, जी सेकंड पोजीशन पे है, तो जी को पता करने के लिए सेकंड वाले कॉलम को 8 3 से रिप्लेस कर दो, अब की बार फर्स्ट को सेम रहने दो दिस। तो जो भी आप मेथड यूज़ करें, तो माना मैंने ये मेथड यूज़ किया या जो भी मेथड यूज़ किया, एफ एस मेरा इतना निकल के आएगा एस के फंक्शन के रूप में। कोफिशिएंट्स में एस आ रहा है तो एफ आपका एस के फंक्शन के रूप में बन रहा है। एस स्पेस में आप सॉल्यूशन निकाल चुके हैं एफ का, ऐसे ही आप जी का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, बट हमें ओरिजिनल स्पेस में सॉल्यूशन चाहिए। तो अब क्या करना होगा, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो आप जो हमने मेथड सीखे हैं वो कौन सा अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई हो सकता है, और कोई मेथड भी हो सकता होगा, बट पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड बहुत इजीली अप्लाई होता है। इसके फैक्टर हैं s+1 s-4, रिपीटेड रूट नहीं है, ठीक है, लीनियर फैक्टर हैं, रिपीटेड रूट नहीं है, तो इसको आप कुछ इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, सम c1 या अल्फा ओवर s+1, सम बीटा ओवर s-4। और अल्फा और बीटा की वैल्यू आप कंप्यूट करें तो वो 5 और 3 बन रही है। मैंने स्टेप मिस किया, ये अब इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, पार्शियल फ्रैक्शन है, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। लेकिन एफ एस को आपने इस तरह से लिख दिया, ऐसे ही जीएस आपने जिस भी तरीके से निकाला उसको भी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आपने ऐसे लिख दिया। तो ओरिजिनल जो हमारे सॉल्यूशंस हैं कैपिटल एफ और कैपिटल टी, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल जी, और इनके और इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने बहुत आसान है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इस तरह के हैं, s+c या s-c टाइप के, मतलब s+c, c का साइन प्लस माइनस जो भी हो, s+c डिनोमिनेटर में 1/s+c, और 1/s+c आप जानते हैं शिफ्टिंग थ्योरम से e⁻⁻ct के फैक्टर के कारण मिलता है। तो सीधे सीधे आप इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 5 टाइम्स e⁻⁻t प्लस 3 टाइम्स e⁴t, वो कैपिटल एफ हो गया आपका। ऐसे कैपिटल जी, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 5 टाइम्स e⁻⁻t माइनस 2 टाइम्स e⁴t। मैं आपको सजेस्ट अगेन करूंगा, सॉल्यूशन जो भी निकले कभी भी साइड में जरूर चेक कर लीजिए हमारी इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कहीं पे कोई छोटी सी एरर, प्लस माइनस की साइन की एरर या समथिंग के कारण आपकी आंसर में गलती हो रही हो, तो आप लास्ट में इक्वेशन जो गिवन है और बाउंड्री कंडीशंस को चेक कर लें दिस। तो दीज वर सम वो। अब जनरल केस में यहाँ भी सिचुएशन इन्वॉल्व हो सकती है। देखो ये तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया था, कंसिडरेबली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, दो अलग अलग थी साइमल्टेनियस, लेकिन एस स्पेस में जो इक्वेशन मिली वो अगेन आपको सिंपली एल्जेब्रिक इक्वेशंस मिली, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मिली। मोस्ट जनरल केस में सिनेरियो ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, माना दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं, पर उनमें अगर कोफिशिएंट्स वेरिएबल हैं तो यहाँ की इक्वेशंस भी आपकी पार्शियल बनेंगी, पार्शियल नहीं डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगी, एल्जेब्रिक नहीं डिफरेंशियल बनेंगी, तो फिर सॉल्यूशन आपको देखना पड़ेगा। बट जनरल फिलॉसफी यही है,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन के सेट्स को सॉल्व करने का मतलब यही है, आप वो प्रॉब्लम को टी स्पेस से ले जाओ एस स्पेस में, एस स्पेस में सॉल्व करो और फिर लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करके टी स्पेस में आ जाओ। अब ये मेथड भी हर जगह वर्क नहीं करेगा, इसको इस तरह से सोचना चाहिए, जहाँ ये मेथड वर्क कर जाए वहाँ के लिए ये मेथड बहुत इफिशियंट है। जैसे आप हर डिफरेंशियल इक्वेशन को हर मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ही लेकिन ये आपको एक मेथड ऑफर कर रहा है, आप अपने केस में इसे ट्राई कीजिए। अगर एस स्पेस में जाके इक्वेशन सॉल्व हो गई और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल आ रहा है तो हो गया काम, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करने का कोई और दूसरा मेथड देखेंगे। ओके, तो बट इट ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव मेथड जहां वर्क कर जाए, वेरी गुड फॉर अस। ओके, तो इसके साथ मैं अब इसके और एग्जाम्पल्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, बाकी आप खुद इसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लास्ट में बस एक क्लोजिंग रिमार्क देना चाहूँगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो यूजेस हैं, हमने तो केवल कुछ बहुत पर्टिकुलर यूज़ देखा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बहुत सिंपल टाइप की, ठीक है। वैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डिस्कस नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने शायद पीछे के किसी लेक्चर में भी कहा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को निकालने के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ किया जा सकता है। आप डिफरेंस समझिए, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है और वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर ना हो तो हम वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस की मदद लेते हैं, कोई अप्रोप्रिएट डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढ के उसके मदद से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो ऐसी चीज़ें भी आपको एग्जाम्पल्स वगैरह में कहीं पे दिख जाएंगी। ओके, अच्छा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे ज़रा फोकस कीजिए आप। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने हमेशा किस मेथड से निकाला? लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है गिवन। इन प्रिंसिपल अगर आप इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, 0 to इन्फिनिटी माइनस ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, कोई भी फंक्शन दे रखा हो तो आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। बट इनवर्स के लिए हमारा तरीका कुछ अलग था। इनवर्स के लिए हमने कहा कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है और बाकी हम थ्योरम्स की मदद से उन्हें निकालते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई आर्बिट्री फंक्शन आपको दे रखा है स्मॉल एफ एस और आपके पास एक डायरेक्ट फार्मूला हो कि नहीं इस फार्मूले से हम चलेंगे तो हमें ये एफ टी मिल जाएगा। ऐसा मेथड हमारे पास नहीं है। जैसे आपको इस एग्जांपल में एक क्लिक किया होगा, यहाँ पे मुझे पहले से जब ये पता था एक तरह से प्रैक्टिस से या जिस भी तरीके से या टेबल्स देख के, हाँ इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये बनता है, तब मैं ये लिख पाया। डायरेक्ट मेरे पास कोई तरीका नहीं था, नहीं मेरे को कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं पता, तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालें। ओके, इनफैक्ट इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का भी एक फॉर्मल तरीका होता है। ओके, लेकिन वो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन और उनके रेजिड्यू और उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। ओके, दैट इज़ वे आउट ऑफ आवर सिलेबस। बट अदरवाइज जो आपका एफएस फंक्शन है उसके पोल्स और उसके रेजिड्यू का बिहेवियर से एक प्रोसीजर द्वारा आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इवेलुएट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज देयर इज फॉर्मल वो मैं इसको इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम नेक्स्ट लेक्चर का मैं केवल इंट्रोडक्टरी शुरू करने वाला हूँ। फुरिये ट्रांसफॉर्म, फुरिये ट्रांसफॉर्म भी एक तरह का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है और फुरिये ट्रांसफॉर्म भी फुरिये भी होता है और इन्वर्स फुरिये ट्रांसफॉर्म भी होता है। ओके, लेकिन वहाँ पे क्या है, फुरिये ट्रांसफॉर्म के लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है इस तरह का, समथिंग लाइक दिस। लेकिन इन्वर्स फुरिये ट्रांसफॉर्म के लिए भी आपके पास हमेशा एक फॉर्मूला अवेलेबल रहेगा। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारे पास ऐसा नहीं था। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें याद रखनी पड़ रही थी। ओके, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो यूज़ है, हम तो ने तो केवल एक ही तरह से उसे यूज़ किया डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन में। ओके, यूज़ वाइज, लेकिन बहुत सारी जगह यूज़ होता है सिग्नल एनालिसिस में। ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वगैरह में कुछ से जो वर्क करते हैं वो लोग इसे यूज़ करते हैं। ओके, और कन्वोल्यूशन का एक नोशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आने वाले किसी लेक्चर में एक शॉर्ट 5 या 10 मिनट का एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जहां आपको कन्वोल्यूशन क्या होता है इसको थोड़ा ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे। ओके, कन्वोल्यूशन सिग्नल एनालिसिस से रिलेटेड यूजुअली होता है वो। कन्वोल्यूशन का नोशन क्या है? ओके, वो तो दीज वर जस्ट सम पॉइंट्स अबाउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके बाद हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिस्कशन खत्म हो गया है। आप लोग इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स कीजिए। आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसमें कई सारी हेडिंग्स के अंतर्गत हम उसे स्टडी कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा हम पढ़ने वाले हैं, फुरिये सीरीज़ या फुरिये थ्योरम या फुरिये एनालिसिस या फुरिये एक्सपेंशन, अलग अलग टर्म्स यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर एक आप सुनेंगे फुरिये इंटीग्रल। ये इस शब्द को कई बार हम फुरियर पढ़ते हैं बट अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड फुरिये। ओके, फुरिये इंटीग्रल एंड फुरिये ट्रांसफॉर्म। अब ये तीनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। इसके तो कई नाम हो सकते हैं, फुरिये सीरीज़ या फुरिये थ्योरम या फुरिये एक्सपेंशन या फुरिये एनालिसिस। ओके, लेकिन ये फुरिये इंटीग्रल अलग चीज़ हुई, ये सब रिलेटेड हैं।
अब मैं पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में मैं फूरियर का कोई भी टॉपिक शुरू नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ हम क्या स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आप अभी सिंबल्स और मैथमेटिक्स पे बिल्कुल ध्यान ना दें, केवल जनरल आइडिया को समझने की कोशिश कीजिए। फूरियर ट्रांसफॉर्म हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, माना कोई स्टार्टिंग फंक्शन है एफ टी स्पेस में। अब यहाँ पे मेरे नोटेशन लाप्लास के मुकाबले चेंज हो चुके हैं। लाप्लास में हम ओरिजिनल फंक्शंस को कैपिटल एफ से दिखा रहे थे, यहाँ मैं ओरिजिनल फंक्शन को स्मॉल से दिखा रहा हूँ, और उनका जो ट्रांसफॉर्म है इसे मैं कहूँगा फूरियर ट्रांसफॉर्म। लाप्लास में एक कैपिटल था, ये स्मॉल था, यहाँ पे नोटेशन कैसा है, ये स्मॉल एफ है, और यहाँ इसके लिए भी एफ है, लेकिन इस एफ के ऊपर हमने टिल्डा सिंबल लगा दिया, इसको टिल्डा सिंबल कहते हैं, ये ऐसा कर्ली जो है। तो इससे हमें पता लग जाएगा, माना यहाँ स्टार्टिंग फंक्शन स्मॉल जी है, तो उसका जो जिसे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कहेंगे वो जी टिल्डा होगा। ओके, और इस स्पेस को माना मैं टी स्पेस कह रहा हूँ, स्टार्टिंग स्पेस को, और जो दूसरा स्पेस है उससे हम इस समय ओमेगा स्पेस कह रहे हैं। अगेन ये सिंबल्स आपके यूजर्स के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, कभी इसका नाम एक्स स्पेस और इसका पी स्पेस या कुछ भी हो सकता है वो नाम, बट से मोस्ट कॉमन एक नोटेशन ये वाला भी यूज़ होता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म में यूजुअली क्या होता है, फंक्शन और उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए एक ही सिंबल इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कई बार तो ये एफ टिल्डा भी नहीं रहता है, इस फंक्शन को भी आप एफ नाम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर पता कौन सा कैसे चलता है, कौन सा फंक्शन कौन सा है, कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ये टी का फंक्शन है, ये ओमेगा का, इसी से पता चल जाता है यूज़ करने वाले को ये टी स्पेस वाला फंक्शन है और ये एफ ओमेगा उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ओके दिस, तो ये सारी वोकैबुलरी यूज़ की जाती है। मैं जो कोशिश करूँगा एटलीस्ट ओरिजिनल स्पेस को टी स्पेस और दूसरे स्पेस को ओमेगा स्पेस। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का भी कुछ ऐसा ही रिलेशन होगा, यहाँ से यहाँ जाने को हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कहेंगे, यहाँ से यहाँ आने को इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। और ये टी और ओमेगा सिंबल हमने क्यों रिप्रेजेंट किए हैं, फिजिकल मीनिंग में इनका कई बार सेंस होता है। इसे टी स्टैंड्स फॉर टाइम। ओके, टाइम, इसे हम कहते हैं हम टाइम डोमेन में वर्क कर रहे थे पहले टी स्पेस में, और टाइम डोमेन से फूरियर ट्रांसफॉर्म करके हम जिस स्पेस में गए वो है ओमेगा। ओमेगा स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो टाइम डोमेन आप सिग्नल एनालिसिस के टर्म से सोचिए, आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल को या तो टाइम के रेस्पेक्ट में एनालाइज कर सकते हैं, या वो सिग्नल में जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जिन्हें कहते हैं, उसके टर्म में भी एनालाइज कर सकते हैं। तो यही नोशन है। ओके, वी विल कम टू ऑल दीज थिंग्स, लेकिन अब पहले इस डेफिनेशन को देखते हैं। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। गिवन अ फंक्शन एफ टी, आप उसे ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करें और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दें, और साथ में एक कांस्टेंट भी ले लें 1/√2π। अब इस 1/√2π को मैंने एक्चुअली इस तरह से अंडरलाइन कर रखा है। ये फैक्टर अलग अलग डेफिनेशन में अलग अलग भी हो सकता है। कुछ लोग इस फैक्टर को 1 लेते हैं, कुछ 1/2π लेते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं। ये बाद में आपको क्लियर हो जाएगा ये फैक्टर क्यों ऐसा अनसर्टेन है, बट अदरवाइज मेनली फूरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है, गिवन फंक्शन को ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये फैक्टर ई टू द पावर माइनस एस टी होता है, और साथ साथ इंटीग्रेशन केवल 0 से इन्फिनिटी होता है। लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है ऑफ अ फंक्शन एफ टी, जिसको हम लिखेंगे एफ टिल्डा ओमेगा, या कई बार सिंपली मैं एफ ओमेगा भी लिख सकता हूँ। ओके, वही है जहाँ पे हमने पिछले अपनी यूनिट शुरू की थी। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स मैंने जनरली इस तरह से डिफाइन किए थे, कोई फंक्शन है एफ टी, उसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जीपी, यहाँ पे मैंने नाम भी अलग यूज़ किया था, मैंने वही वाला फॉर्मूला कॉपी किया है, एफ की जगह इसे एफ टिल्डा या कैपिटल एफ नहीं लिखा, जी अलग अलग फंक्शन ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। कोई जनरल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इस तरह का होता है, गिवन फंक्शन को आप किसी कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि टी और पी दोनों का फंक्शन होता है, इस स्पेस और इस स्पेस दोनों के वेरिएबल्स का फंक्शन होता है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं और मोस्ट जनरली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। अब ये इस वाले स्पेस का नाम पी स्पेस हो सकता है, एस स्पेस हो सकता है, ओमेगा स्पेस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, ऐसी कोई जरूरी नहीं है ओरिजिनल स्पेस का नाम टी स्पेस हो, एक्स स्पेस, वाई स्पेस, जेड स्पेस, कुछ भी हो सकता है, ये तो केवल वेरिएबल्स के नाम है। ओके, लेकिन हम जिस तरह से हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज़ किया, ओरिजिनल स्पेस टी स्पेस था और ये वाला एस स्पेस यूजुअली, और यहाँ ओरिजिनल स्पेस टी स्पेस है और एंडिंग स्पेस ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस है ओमेगा स्पेस। आप देख सकते हैं इस समय कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये है ई टू द पावर आइटा ओमेगा 2, और अगर आपने ये फैक्टर 1/√2π का ले रखा है तो ये भी, तो कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इस समय 1/√2π। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म भी एक तरह का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ही है। टी स्पेस से, टी स्पेस के फंक्शन से हम ओमेगा स्पेस का फंक्शन बना रहे हैं, और अगेन नोशन वही है, जितनी इंफॉर्मेशन इस ओरिजिनल फंक्शन में थी उतनी ही इन्फॉर्मेशन इसमें, मतलब अगर इससे मैंने ये फंक्शन बना लिया और मुझे ये नहीं पता है, माना मुझे केवल फूरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा है, तो इस फंक्शन से मैं फिर से ये वाला फंक्शन रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। ओके, दिस इज द बेसिक नोशन दिस। तो एक तरह का फूरियर ट्रांसफॉर्म इज एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, जहाँ पे के जो ओमेगा टी का फंक्शन, पी के बजाय हमारे वेरिएबल का नाम ओमेगा है, ओमेगा टी का जो फंक्शन है वो ये है ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी, और अगर ये फैक्टर 1/√2π है तो 1/√2π, अदरवाइज ये फैक्टर
अलग भी हो सकता है। ओके, अलग अलग केस में अलग अलग, आपको आगे ही क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों है। ठीक है, और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है मैंने सीधे उसका एक्सप्रेशन भी लिख दिया। अगर आप ओमेगा स्पेस में एफ टिल्डा ओमेगा आपके पास है, इसे आप पिछले केस के एस स्पेस के फंक्शन की तरह सोचिए, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वहाँ पे हम फॉर्मूले नहीं थे हमारे पास, हम कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस को याद करके और ट्रिक अप्लाई करके निकालते थे। यहाँ पे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जिसे कहते हैं उसके लिए सीधे एक फॉर्मूला अवेलेबल है। एफ टिल्डा ओमेगा, ओमेगा स्पेस का जो फंक्शन है उसको ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करो, यहाँ ई टू द पावर प्लस है, ई टू द पावर माइनस डी ओमेगा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, अब की बार ओमेगा स्पेस में इंटीग्रेशन करो तो, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो ओमेगा तो लिमिट्स रखने के बाद खत्म हो जाएगा, आपके पास जो चीज़ बचेगी वो केवल फंक्शन होगी टी का, टी, और ये एफ टी होगा। अगेन यहाँ जो फैक्टर है 1/√2 का, लेकिन बेसिक आइडिया ये है ये फैक्टर और ये फैक्टर आप चेंज कर सकते हैं, पर ये दोनों फैक्टर आप इस तरह से चेंज करेंगे कि इनका प्रोडक्ट 1/2 के बराबर बने। फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों फैक्टर 1/√2 लिखे, कोई व्यक्ति इसको 1 लिख सकता है और तब इसे पूरा 1/2, या कोई इसे 1 लिख सकता है 1/2। फूरियर ट्रांसफॉर्म और उसके साथ इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में आपको ये इंश्योर करना पड़ता है दोनों जगह जो ये एक्स्ट्रा कांस्टेंट फैक्टर आ रहा है, आप एक जगह इस फैक्टर को कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह आपको वो फैक्टर तब इतना लिखना पड़ेगा। माना यहाँ आपने इस फैक्टर को C1 लिखा और यहाँ लिखा C2, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा C1 इंटू C2 का प्रोडक्ट 1/2 के बराबर, बस। तो इसीलिए ये फैक्टर अनसर्टेन होता है। आप अलग अलग बुक्स में इसीलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म की आप डेफिनेशन देखेंगे, ये फैक्टर लोग अलग अलग कॉन्स्टेंट के साथ लेते हैं, कोई 1 के साथ लेता है, कोई 1/2 के साथ लेता है। 1/√2 लेने का एक एडवांटेज जो है, दोनों डेफिनेशन सिमेट्रिकल बनती है। फूरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म को अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में 1/√2 के साथ, तो अंतर जो है एक जगह एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव है e पर आइटा ओमेगा टी और एक जगह नेगेटिव, तो बहुत हद तक सिमेट्रिक सिचुएशन बनती है। ओके, दिस टी स्पेस से ओमेगा स्पेस में या ओमेगा स्पेस से टी स्पेस में जाने की जो चीज़ें हैं फूरियर इनवर्स फूरियर, तो पहली चीज़ तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन भी आप देखिए, ये भी तो इसी फॉर्म का है, ये भी एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। एक फंक्शन से स्टार्ट किया, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 1/√2 ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया और ये फंक्शन बन गया। ये भी एक तरह का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। फूरियर ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल फूरियर ट्रांसफॉर्म दोनों इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स हैं। हाँ, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का अलग अलग है। न्यूमेरिकल फैक्टर तो आप जैसे भी सेट करेंगे वो तो है ही, लेकिन एक जगह ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी और एक जगह ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। इनफैक्ट इसी जो सिमेट्री है इसके कारण आप इसे भी फूरियर ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं और इसको उसका इन्वर्स कह सकते हैं। ये चीज़ भी आपको कई बार देखने को मिलेगी, और फिजिक्स में तो हम इसमें डिस्टिंक्ट भी नहीं करते, एक बार हम सीख लेंगे। इस कोर्स में तो हम कोशिश करेंगे इसको फूरियर और इसको इन्वर्स फूरियर कहें, बट यूजुअली फिजिक्स में जो नोशन है आप इसे भी फूरियर कह सकते हैं और ये इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप टी और ओमेगा सिंबल्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें। आप ये ना सोचें टी स्पेस से ओमेगा स्पेस में आने वाले को हम फूरियर कहते हैं और दूसरे को इन्वर्स कहते हैं। हो सकता है सिंबल्स का नाम टी और ओमेगा हो ही ना, एक्स और पी हो, और एक्स से पी में को भी आप फूरियर कह सकते हैं और पी से एक्स को भी कह सकते हैं। सो वो ऐसा कोई यहाँ पे अटैच नहीं है स्पेसिफिकली कि ये फूरियर है, बट इस कोर्स में हम इसे फूरियर कहेंगे और इसे इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, और इस समय टी स्पेस से ओमेगा स्पेस में जाने में या ओमेगा से टी स्पेस में आने की सिचुएशन क्या है? सिमेट्रिकल, अपार्ट फ्रॉम एक आइटा का फैक्टर, बट बहुत सिमेट्रिकल सिचुएशन है। ओके, लेकिन मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म आप सोचेंगे अच्छा ये तो लाप्लास की तरह ही शायद होगा, इसकी वजह से लगभग सारी स्टडी प्रॉपर्टीज़ वाइज लाप्लास की तरह ही होने वाली है काफ़ी हद तक, बट मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म को अभी टच नहीं करूँगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म पे हम सबसे आखिरी में आएंगे, ये हम उससे पहले बात करेंगे फूरियर इंटीग्रल की। अब फूरियर इंटीग्रल क्या होता है इसको भी मैं कल एक एक्सप्रेशन लिखा है, आपको इसको समझने की जरूरत भी नहीं है। फूरियर इंटीग्रल कुछ इस तरह का एक एक्सप्रेशन होगा, कोई फंक्शन है एफ, ठीक है, फंक्शन ऑफ टी आप मान लीजिए, माना उसको एफ के टर्म में एक डबल इंटीग्रल होता है, समथिंग लाइक दिस। अभी आपको इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कहाँ से आया, क्या मीनिंग है, बट मैंने केवल एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पे। एफ टी जो है एक इंटीग्रल, कुछ फैक्टर, एक दूसरा इंटीग्रल, दूसरा एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अगेन एफ, ये एफ ऑफ टी नहीं है, एफ ऑफ एक्स के रूप में, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, फिर दूसरा इंटीग्रल ओमेगा के रेस्पेक्ट में होगा। यही जो इंटीग्रल है इसे हम कहते हैं फूरियर इंटीग्रल। ओके, अब ये फूरियर इंटीग्रल कहाँ से आएगा? फूरियर ट्रांसफॉर्म पे हम फूरियर इंटीग्रल से जाएंगे और फूरियर इंटीग्रल पे हम आएंगे एक्चुअली
फुरिये सीरीज़ या फुरिये थ्योरम या फुरिये एनालिसिस या फुरिये एक्सपेंशन, और ये मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। इसको ढंग से समझ के हम इस पे जाएंगे और इसको समझ के फिर हम इस पे आएंगे। ओके, तो फुरियर ट्रांसफॉर्म्स को हम वो है, अदरवाइज फुरियर ट्रांसफॉर्म मैं मैथमेटिकली ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकता था जैसे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। इस ट्रांसफॉर्मेशन को फुरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं, इनफ था। लेकिन मैं इस मेथड से आऊँगा तो इससे ये सारी चीज़ें आपको एक कॉम्पैक्ट पिक्चर भी मिलेगी। अलग अलग जो नोशंस हैं फुरियर रिलेटेड, फुरियर एनालिसिस रिलेटेड, ये सब किस तरह से रिलेटेड है ये आपको होगा। और ये वाला रिजल्ट जो है ये अपने आप में है एक बहुत सिंपल रिजल्ट, लेकिन ये बहुत 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 पावरफुल रिजल्ट है। और इसके साथ हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे। मैं आपको कुछ और नोशंस यहाँ पे देने वाला हूँ जो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, या मुझे ऐसा कहना चाहिए अगर आप उनको यूज़ करना जानते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत बच सकती है। ओके, ऑर्थोनॉर्मेलिटी का इशू है एंड ऑल दोज थिंग्स, कंप्लीटनेस, ऑर्थोनॉर्मेलिटी, एक्सपेंशन, ऑल दोज आइडियाज। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है, जो हमारा फुरियर एनालिसिस है, वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, फुरियर थ्योरम जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, उससे हम स्टार्ट करेंगे और फिर ग्रेजुअली जब इसे कवर कर लेंगे तो फुरियर इंटीग्रल, और फिर फुरियर इंटीग्रल से फुरियर ट्रांसफॉर्म। फिर फुरियर ट्रांसफॉर्म भी हमारे वैसे कई टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन, साइन ट्रांसफॉर्म, कॉस ट्रांसफॉर्म, वो सब बाद में आएगा। सो दिस वुड कवर द टॉपिक ऑफ आवर coming lectures. Okay, so with that I would like to conclude this lecture. Thank you everybody.